युद्ध की लीला जारी है, तबाही का मंजर भारी है। पुतिन की अब क्या तैयारी है? यूक्रेन की अकड़ अभी भी जारी है। सैन्य ठिकाने हो गए हैं तबाह। अब झंडा लहराने की बारी है। भारत का चल गया पूरा भौकाल। चीन पाकिस्तान की फेल हो गई चाल। भारत ने मचाया ऐसा धमाल। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। हर तरफ तबाही ही तबाही दिख रही है। लाशों के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच पुतिन ने दावा किया है कि यूक्रेन में विजय अभियान लगभग पूरा हो गया है। सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। अब जल्द ही यूक्रेन की अकड़ ढीली हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर भारत ने इस युद्ध से क्या सीखा? चीन और पाकिस्तान को लेकर अब वो कैसी तैयारी करेगा? अपनी नीति में कैसे बदलाव करेगा? कैसे सैन्य क्षेत्र में दूसरे देशों की बैसाखी हटाएगा? इन सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ ही कुछ ऐसे रोचक तथ्यों से आपको अवगत कराऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आपके दिमाग की बत्तियां जल जाएंगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में भारत का भौकाल और उससे पैदा हुए सवालों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको जंग मैदान के सूरत हाल बता देता हूं। यूक्रेन से जंग अभी जारी है। दोस्तों, रूस की ओर से यूक्रेन पर शुरू किए गए हमलों को अब 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। इसके बावजूद यूक्रेन के कई शहर अब भी रूसी सेना के नियंत्रण से बाहर हैं। अब अमेरिका और नाटो के अधिकारियों ने आशंका जताई है कि यूक्रेन पर अपना कब्जा जमाने के लिए रूस तब तक बम बरसाएगा जब तक सभी शहर खुद आत्मसमर्पण नहीं कर देते। अफसरों ने कहा है कि रूस के हवाई हमलों की वजह से आने वाले दिनों में आम नागरिकों के मारे जाने का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट शनिवार रात अचानक मॉस्को पहुंच गए। उनके साथ इंटेलिजेंस चीफ और कुछ दूसरे अफसर भी मॉस्को पहुंचे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन और बेनेट की लंबी बातचीत हुई है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बेनेट से मध्यस्थता की अपील की थी, जिसके बाद बेनेट मॉस्को पहुंचे हैं। इस पूरे मामले में इजराइल का रुख अब तक तटस्थ रहा है। कहा जा रहा है कि बेनेट पुतिन को कंप्लीट सीज फायर के लिए तैयार कर सकते हैं। इधर युद्ध को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत को बड़ा झटका लगा है। दरअसल यूक्रेन की सेना ने यूक्रेनी वार्ता दल के एक सदस्य डेनिस क्रीव को देशद्रोह के कथित आरोपों पर गोली मारकर हत्या कर दी। दोस्तों, आप जानते हैं कि डेनिस कौन थे? डेनिस क्रीव रूस और यूक्रेन विवाद में यूक्रेन की तरफ से बातचीत करने वाले दल के सदस्य थे। उनको बैठक में अपने देश का पक्ष रखना था और दोनों देशों को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करनी थी कि इस प्रक्रिया में युद्ध और हत्याओं से बचा जा सके। लेकिन इससे पहले ही देशद्रोह का आरोप लगाकर उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि डेनिस पर आरोपों की पुष्टि भी नहीं हुई है। डेनिस की हत्या के बाद माना जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत को बड़ा झटका लगेगा। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच अगले दौर की वार्ता सोमवार को होगी। इन सब के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान चलाना हमारे लिए बड़ा फैसला था। हमने डोनबास को शांति से हल करने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन ने शांति में अड़ंगा लगाया। उन्होंने दावा किया कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के सभी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। रूस के आक्रामक रुख को देखते हुए यूक्रेन ने एक बार फिर भारत से मदद की गुहार लगाई है। यूक्रेन ने कहा है कि भारत को रूस से युद्ध बंद करने की अपील करनी चाहिए। दिल्ली में उसके राजदूतों को बुलाकर समझाना चाहिए, जिससे हत्याओं के इस दौर को रोका जा सके। यूक्रेन ने कहा कि हम शांति चाहते हैं। हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारे देश पर आक्रमण किया गया है। हमें अपने देश और नागरिकों को बचाना है, लिहाजा जंग हमारी मजबूरी है। दोस्तों, दरअसल यूक्रेन जानता है कि रूस के भारत से अच्छे संबंध है और केवल भारत ही रूस को युद्ध करने से रोक सकता है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध रूस को डिगा भी नहीं सकते। लिहाजा वो बार बार भारत से युद्ध रोकने के लिए रूस को मनाने की अपील कर रहा है। भारत के यह भौकाल जलनखोर चीन और पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा है। दोनों को लग रहा है कि उन्हें तो दुनिया पूछ भी नहीं रही है। हर जगह केवल भारत का ही डंका बज रहा है। पश्चिमी देश जहां रूस से मित्रता बढ़ाने पर पाक पर भड़क गए, वहीं भारत को लेकर वो अभी भी तोल मोल कर बोल रहे हैं। ये सब पीएम मोदी की विदेश नीति का नतीजा है, जो रूस और अमेरिका दोनों को साथ लेकर चलता है। दोस्तों, इन सब के बीच यूक्रेन से 154 भारतीय नागरिकों को लेकर एक विशेष उड़ान स्लोवाकिया के कोसिसे से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच गया है।
वहीं 183 भारतीय नागरिकों को लेकर एक और विशेष उड़ान हंगरी के बुडापेस्ट से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचा। ऑपरेशन गंगा के तहत सभी छात्रों और नागरिकों को युद्धग्रस्त क्षेत्र से भारत वापस लाया जा रहा है। दोस्तों, इन सब के बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर भारत इस युद्ध से क्या सीख रहा है। जैसा कि मैंने आपसे ऊपर चर्चा की थी कि अब भारत को सजग हो जाना चाहिए, अपने खुद को मजबूत करना चाहिए और दूसरे देशों की बैसाखी हटाकर अपने पैरों पर दौड़ना चाहिए। तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब तलाशते हैं। दोस्तों, उधार की ताकत पर दुश्मन से लड़ने का आप दम नहीं भर सकते। इसके लिए आपको खुद मजबूत होना होगा, अपने पैरों पर खड़े होना होगा। तभी आप अपने दुश्मनों से मुकाबला कर सकते हैं, उसे धूल चटा सकते हैं और गुरूर को चकनाचूर कर सकते हैं। दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जब जीवित थे तब बार बार ये बात दोहराते थे कि भविष्य में जंगों को जीतने के लिए उधार की ताकत पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। वो जोर देकर कहते थे कि देश को स्वदेशी हथियारों और तकनीक की जरूरत है। यूक्रेन पर रूस के हमले ने इस बात को साबित कर दिया कि अगर आप दूसरे देशों के भरोसे पर युद्ध लड़ेंगे तो आपका क्या हश्र होगा। यूक्रेन के पास रूस से टकराने की कुव्वत नहीं थी, उसके पास वो आधुनिक हथियार भी नहीं थे जो रूस का मुकाबला कर सके। उसके लिए पूरी तरह पश्चिमी देशों पर आश्रित था। उसकी यही कमजोरी उसके लिए हार का सबब बन रही है। अगर यूक्रेन के पास खुद का हथियार होता तो आज तस्वीर कुछ और होती और उसको कड़ी टक्कर दे सकता था, उसे अपनी जमीन से खदेड़ सकता था, अपनी आत्मरक्षा कर सकता था। लेकिन ये सब वो चाह कर भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास वो संसाधन नहीं है जो उससे युद्ध में लड़ने का साहस दे। भारत में भी रक्षा बजट में कटौती की पैरवी करने वालों को भी अब ये समझ में आ जाना चाहिए कि भारत का रक्षा बजट बढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों इसमें कटौती खतरे से खाली नहीं है। खास तौर से तब जब आपके पड़ोस में परमाणु हथियार का जखीरा लिए दुश्मन बैठा हो। दोस्तों, ये जरूरी नहीं हम युद्ध आने पर ही सोचें, उससे पहले ही सुरक्षित कदम उठा लेने में समझदारी है। अपनी गलतियों से सीखने के बजाय दूसरों की गलतियों को देखकर सीखना और समझना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि इससे मिले सबक से आप सतर्क हो सकते हैं, अपनी नीति बदल सकते हैं, अपनी सुरक्षा के तरीके बदल सकते हैं। समझदारी तो यही कहती है कि दूसरों की गलती से सबक लिया जाए। यूक्रेन हमारे सामने नमूना है। रूसी बमबारी के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की वो दिलेरी दुनिया को भले ही याद रहेगी जिसमें उन्होंने अमेरिकी सरकार से राजधानी कीव से निकलने का ऑफर को ठुकरा दिया। लेकिन यह भी सच है कि बड़ी बड़ी बातों में आकर युद्ध की आग में कूद पड़ना समझदारी नहीं है। यूक्रेन ने यही गलती की। उसके पास युद्ध लड़ने के लिए जरूरी रक्षा उपकरण नहीं थे। वो केवल पश्चिमी देशों के कहने पर रूस को आंख दिखा रहा था। खुद के सैन्य ताकत के बजाय अमेरिका और नाटो देशों के बल पर उछल रहा था। लेकिन जरूरत पड़ने पर इनमें से कोई काम नहीं आया। सब ने उसे अपने बल पर युद्ध में लड़ने की सलाह दे दी। अगर यूक्रेन ने पहले से इसकी तैयारी की होती तो उसे आज ये अंजाम भुगतना नहीं पड़ता। आज युद्ध को सिर्फ यूक्रेन और यूक्रेन वासी झेल रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि दुनिया के ज्यादातर देश रूस के कदम की निंदा कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान करते जा रहे हैं, उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के लिए रूस से कोई भी देश जंग करने के लिए तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि वो जानते हैं कि रूस एक सबल देश है और उससे जंग का मतलब है विनाश को दावत देना। अपने हितों को देखते हुए अमेरिका तालिबान के हाथों में अफगानिस्तानियों का भविष्य छोड़ रातों रात भाग खड़ा हुआ था। ऐसे में वो यूक्रेन के लिए रूस से दो हाथ कर लेगा, इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। दोस्तों, भारत अपनी सैन्य जरूरतों के लिए रूस पर काफी ज्यादा निर्भर है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि भारत की रक्षा जरूरतों की पूर्ति लगभग 60% रूस करता है। ऐसे में भारत को अपनी निर्भरता पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ जनरल रावत की कही वो बात काफी प्रासंगिक लगती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय शक्ति बनने की भारत की आकांक्षा उधार में ली गई ताकत पर निर्भर नहीं रह सकती। भविष्य के युद्ध जीतने के लिए स्वदेशी हथियारों और तकनीक की जरूरत होगी। आगे का रास्ता स्वदेशीकरण का है। भारत को अपने युद्धों को भारतीय तरीकों से लड़ना होगा। हालांकि आत्मनिर्भर भारत पर फोकस बढ़ाने का सही समय है। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना होगा। सेक्टर के लिए तमाम तरह के टैक्स रियायतों की पोटली खोलनी होगी। किसी भी हाल में हमें चीन से ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनना होगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सभी प्रतिबंधों के खतरों को धता बताते हुए अगर यूक्रेन पर चढ़ाई कर सके तो इसके पीछे मजबूत अर्थव्यवस्था थी। सोचिए, कल को चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला कर देते तो क्या होगा? क्या भारत दोनों देशों से लड़ने में सक्षम होगा? क्या वो दोनों देशों को जवाब दे पाएगा, खासकर चीन को, जो एक बड़ी महाशक्ति है, जिसके पास हमसे बेहतर रक्षा उपकरण है, जो खुद अपने हथियार बनाता है। ऐसे में आज के हालात को देखते हुए हमें इस मुकालते में नहीं रहना होगा कि कोई दूसरा रूस या अमेरिका हमें बचाने के लिए आ जाएगा। हमें जो कुछ करना है अपने बूते करना है। खुद दुश्मन से मुकाबला करना होगा, उसे युद्ध के मैदान में खदेड़ना होगा, उसके अंदर अपने ताकत की दहशत पैदा करनी होगी। तभी वह आपकी तरफ आंख उठाने की जरूरत नहीं करेगा।
इसका पूरा सार केवल इतना है कि दूसरों की खुशामद करने से अच्छा है कि हम खुद खड़े हो जाएं। जय हिंद, जय भारत।